हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरीज को, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरीज कई सारे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो चल रहा है, उसके पॉलिसीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा चेंज होता रहा है और उस चेंजेस के हिसाब से हमारे थ्योरीज में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, हम लोग इस क्लास के पहले वाले क्लास में हम लोग सारा कुछ कर लिए हैं। हम लोग देखे थे कि हमारा जो नेशनल बाउंड्री था वो कहाँ तक था और उसके आगे का बाउंड्री था वो कहाँ से शुरू हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें सब कुछ समझ लिए थे कि इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वहां के बाद हम लोग आज यहाँ पर बात करने वाले हैं इस क्लास में कि वो जो ट्रेड होगा इंटरनेशनली, दैट मीन्स कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करेगी तो उसके लिए कौन कौन से थ्योरी दिए हुए हैं हमारे ट्रेड के लिए। ठीक है, तो हम लोग हर एक थ्योरी को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से जानेंगे और हम लोग सारे थ्योरीज को क्या करेंगे, को रिलेट करते हुए याद करने की भी कोशिश करेंगे क्लास के ही अंदर, ताकि हम लोग को इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देने का ज़रूरत हो और हम लोग जब भी उसके क्वेश्चंस को बनाएं तो हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को उसमें आसानी से अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो हमारा आज के क्लास में क्या क्या होने वाला है, तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ क्लासिकल थ्योरीज को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरीज को दो पार्टों में बांट रखा है। पहला जो पार्ट है हमारा वो है क्लासिकल थ्योरी का और दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है मॉडर्न थ्योरी का। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ इंटरनेशनल थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं हमारे आज के क्लास में, जहां हम लोग बात करेंगे क्लासिकल थ्योरीज के। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए होगा कि अगर आप लोग इस क्लास में नए हैं और आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर क्वेरी होने वाली है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की नोट्स की रिक्वायरमेंट हो या फिर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की नोटिफिकेशन की ज़रूरत हो तो उसके लिए आप लोग हमारा इस टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप हमें फाइंड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे नेट वाला भैया एप्लीकेशन के नाम पे, जहां पर आप हम लोगों ने इस एप्लीकेशन पे अलग अलग कोर्सेज को लॉन्च कर रखे हैं। आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से खुद को एनरोल कर ले किसी भी कोर्स पे और अपने तैयारी को बेहतर बना लीजिएगा। ठीक है, सो ये था हमारा आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन और हम लोग बिना ये इन्फॉर्मेशन सॉरी हम लोग बिना किसी देरी के आज के क्लास पे चलते हैं, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले थे इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरीज के बारे में। ओके, सो इंटरनेशनल ट्रेड एक्चुअली में क्या है हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर लिया है। और इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरी है उसमें दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। कौन सा एक्सप्लेनेशन, इसमें दिया हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो किन किन कॉन्सेप्ट के आधार पे करते हैं, है ना। तो एक बार देखते हैं हम लोग इसमें क्या लिख कर रखे हुए हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड का जो थ्योरी है ये जो है सिंपली डिफरेंट थ्योरी है जो एक्सप्लेन करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, ये जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट है एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज का, ये कितने लोगों में है, ये है दो लोगों में। और ये दोनों लोग कहाँ के हैं, दोनों लोग अलग अलग कंट्री के हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं ये जो ट्रेड जो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, ये बिटवीन टू पीपल नहीं हो रहा है, ये बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज के बीच में हो रहा है ना। इंटरनेशनल ट्रेड इज देन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंजिंग बिटवीन पीपल एंड एंटिटीज इन टू डिफरेंट कंट्रीज। यही बात लिखी हुई है यहाँ पर, पीपल और एंटिटीज ट्रेड बिकॉज दे बिलीव दैट दे बेनिफिट फ्रॉम द एक्सचेंज। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्यों ट्रेड कर रही है, क्योंकि इसमें बिलीव है, भरोसा है हम लोग को, क्योंकि हम लोग कोई भी कंट्री जो है वो इतना रिसोर्स के साथ फुलफिल नहीं है कि अपने सारे नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर सके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए दूसरे कंट्री के साथ भी एक्सचेंज कर रहे हैं और इससे हम लोग को क्या कर हो रहा है, हम लोग को बेनिफिट हो रहा है हमारे सारे नीड्स एंड वांट्स का फुलफिलमेंट के साथ। They may need or want the goods or service. While at the surface this may sound very simple, there is a great deal of theory, policy, and business strategy that constitute international trade. तो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरी में हम लोग क्या देखने वाले हैं,
इन जनरल हम लोग क्या करने वाले हैं, हर थ्योरी में एक पॉलिसी को देखने वाले हैं, है ना। तो पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, कि किस रूल्स एंड रेगुलेशन और किस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बाय और सेल जब करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट दिख रहा होता है तभी करते हैं, है ना, कुछ स्ट्रैटेजी होता है बिजनेस के। तो वो सारी चीजें हम लोग अलग अलग थ्योरी में अलग अलग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला थ्योरी जो है आज का वहां से। और जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि हम लोग आज के क्लास में सिर्फ क्लासिकल वाले थ्योरी को कवर करने वाले हैं। तो क्लासिकल थ्योरी का जो पहला थ्योरी है वो है हमारा थ्योरी ऑफ मर्केनलिज्म, ठीक है, ओके। तो थ्योरी ऑफ मर्केनलिज्म क्या है, तो पहले हम आपको बेसिक बात बता दें कि इस थ्योरी में होता क्या है, ये थ्योरी क्यों दिया गया था, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। तो बेसिक सा बात यह है कि थ्योरी ऑफ मर्केनलिज्म एक ऐसा थ्योरी है जो बात करता है गोल्ड के स्टोरेज को बढ़ाने में, है ना। किस पे बात करता है, गोल्ड के स्टोरेज को इंक्रीज करने में। यहां पर इस थ्योरी में जो डिफाइन किया गया है वो ये है कि कोई भी कंट्री जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है वो सिर्फ इन्वॉल्व इसलिए है क्योंकि अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहती है और अपने गोल्ड के स्टोरेज को बढ़ाना चाहती है, ओके। तो हर कंट्री क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा है और इंपोर्ट करने का कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन डिटेल इस थ्योरी में यही बात किया गया है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। डेवलप्ड इन द 16th सेंचुरी, ये जो थ्योरी है वो 16th सेंचुरी में आई थी। कौन सी थ्योरी, मर्केनलिज्म वाली। वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एफर्ट टू डेवलप एन इकोनॉमिक थ्योरी। ये जो है ये थ्योरी, ये सबसे पहला थ्योरी है जो हमें इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमें मिला था। और कब मिला था, ये मिला था 16th सेंचुरी में। सेंचुरी कब होता है, सेंचुरी जिस साल खत्म हो रहा होता है ना उसी के नाम पे हम लोग उस सेंचुरी का नाम रखते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये जो 16th सेंचुरी की बात कर रही है तो ये कब से शुरू हुआ होगा, 1500 से शुरू हुआ होगा और कब खत्म होगा, 1600 पे खत्म होगा। लाइक कि अभी हम लोग कौन से सेंचुरी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो 21st सेंचुरी कब से शुरू हुआ था, तो 2000 से शुरू हुआ था, 2000 ईस्वी से 21st सेंचुरी शुरू हुआ और ये कब तक जाएगा, 2100 तक जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, 21st सेंचुरी कर रहे हैं, है ना। तो ये जो थ्योरी है वो कब आई थी, 16th सेंचुरी में आई थी। कब होगा वो, 1500 से 1600 के बीच में होगा, हाँ बिल्कुल। This theory states that a country wealth was determined by the amount of its gold and silver holding. ये थ्योरी कहता है कि किसी भी कंट्री का जो वेल्थ है वो कैसे डिटरमाइन होता है, तो उस कंट्री के पास कितना रिजर्व में गोल्ड है या फिर सिल्वर है, इस बात से उस कंट्री का वेल्थ जो है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। इन इट्स सिंपलेस्ट सेंस, mercantilism believed that a country should increase its holding of gold and silver by promoting export and discouraging import. इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना कि इंपोर्ट करना चाहते हैं। और किसी भी कंट्री का जो रिजर्व होता है वो कैसे इंक्रीज करता है, ऐसे ही तो रिजर्व इंक्रीज करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सामान बेचे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट करें। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सामान अगर आप खरीदने में लग जाएंगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा और पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिशिएट हो जाएगा। लेकिन हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से किसी भी कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसके कंट्री का ट्रेड जो है वो हमेशा सरप्लस में रहे। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच कंट्री वाज टू हैव अ ट्रेड सरप्लस और अ सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आया कि इस थ्योरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस थ्योरी में हम लोग सिर्फ गोल्ड के स्टोरेज को बढ़ाने का बात कर रहे हैं। कैसे, एक्सपोर्ट को बढ़ा करके इंपोर्ट को मिनिमाइज करके, ठीक है, ओके। सो आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के एक्सप्लेनेशन आप यहां तक जरूर देख लीजिएगा, ये आपके थ्योरी वाले पार्ट में काम आएगा, है ना। हम लोग आते हैं हमारे दूसरे आज के थ्योरी पे, वो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का। ये क्लासिकल थ्योरी का ही दूसरा थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है।
पहले इस थ्योरी के बारे में बेसिक सा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट एडवांटेज क्या है? थ्योरी ऑफ कॉस्ट एडवांटेज एक ऐसा थ्योरी है जो बात करता है आपके एडवांटेज पे, कि कौन सा कंट्री जो है जो किस चीज पे ज्यादा एडवांटेज रखता है ना। मतलब ये कि कौन सा कंट्री किस चीज पे ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, उसको उसी चीज का प्रोडक्शन भी ज्यादा करना चाहिए, है ना। और दूसरा चीज का, तो दूसरा चीज का उसको खरीदारी कर लेना चाहिए दूसरे कंट्री के साथ, है ना। तो इस थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ये जो थ्योरी दिया हुआ है वो इस चीज पे बेस्ड दिया हुआ है कि कोई भी जो कंट्री है वो किसी ना किसी चीज पे स्पेशलाइज्ड है और उसको उसी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पे ही अपना प्रोडक्शन करना चाहिए। बाकी का दूसरा जो प्रोडक्ट है उसको दूसरे कंट्री से परचेज कर लेना चाहिए, इंपोर्ट कर लेना चाहिए, है ना। ये थ्योरी कौन दिए थे? ये थ्योरी दिए थे एडम स्मिथ। कब दिए थे? अपने इकोनॉमिक्स वाले बुक में दिए थे 1776 में। ठीक है, आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन 1776, ये डेट याद रखिएगा, इसी डेट को क्या हुआ था, एडम स्मिथ का बुक आया हुआ था। कौन सा बुक आया था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये वाला नाम भी याद रखिएगा, ये बुक का नाम है। इसी बुक में वेल्थ ऑफ नेशन वाला भी डेफिनेशन दिया हुआ है और ये 1776 में थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज भी दिया हुआ है ना। इस थ्योरी में और क्या बात किया गया है? रीसेंट वर्क्स हैव बीन एडिटेड बाय द स्कॉलर्स एंड इकोनॉमिक्स। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे रिसर्च के बाद इस थ्योरी को लिखा गया था। इसमें तो ऑफर्ड अ न्यू ट्रेड थ्योरी कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इसका नाम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज रखा गया, क्यों? which focus on the ability of a country to produce a good more efficient than another nation। इसमें बात किया गया है कि एक कंट्री अपने किसी एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा एफिशिएंट है दूसरे के कंपैरिजन में, तो उसको उसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट का क्या करना चाहिए? दूसरा प्रोडक्ट फिर दूसरे कंट्री से खरीद लेना चाहिए। तो स्मिथ क्या रीजन दिया इसमें? स्मिथ रीजन दैट ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुडंट बी regulated or restricted by government policy or intervention। ठीक है, मतलब इन चीजों ये हो गया हमारा लिमिटेशन, कि ये लिमिटेशन पे हम लोगों को काम करना है कि जब भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखेंगे कि हम किस चीज पे ज्यादा एफिशिएंट है, हम लोग उसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे और जिस चीज पे नहीं है उसको दूसरे कंट्री से खरीद लेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर इंडिया है, एक हमारा जो कंट्री है इंडिया, और एक कंट्री मान लीजिए हमारे पड़ोसी कंट्री ले लेते हैं चाइना। ठीक है, इंडिया जो है 100 केजी राइस प्रोड्यूस करने के लिए लेता है 40%। ठीक है, 40 लोगों की जरूरत होती है 100 केजी राइस के प्रोडक्शन के लिए, है ना। और यही 40 किलो राइस अगर चाइना को उगाना पड़े तो इसको लगते हैं 50 लोग। ठीक है, इंडिया को 100 केजी राइस उगाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 40 लोगों की। लेकिन चाइना को 100 केजी चावल उगाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 50 लोगों की। लेकिन अगर हम लोग 100 केजी वीट उगाने की बात करें तो इंडिया को लगता है 45 लोग, और चाइना को मान लीजिए 100 केजी अगर वीट उगाना हो तो इसको लगता है 35 लोग, है ना। अब दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है किस चीज के लिए? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू कि इंडिया जो है वो राइस के प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट है कंपैरिजन टू चाइना, और चाइना जो है वीट के प्रोडक्शन पे ज्यादा एफिशिएंट है कंपैरिजन टू द इंडिया। तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि इंडिया को सिर्फ चावल का प्रोडक्शन करना चाहिए और गेहूं चाइना से ले लेना चाहिए, और चाइना को क्या करना चाहिए कि इसको सिर्फ वीट का प्रोडक्शन करना चाहिए और चावल जो है वो इंडिया से परचेज कर लेना चाहिए। तो यही जो है, यही बात इस पूरे थ्योरी पे लिखी हुई है। ये जो थ्योरी है हमारा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का, वो इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है। ठीक है, कि जिस कंट्री के पास जो रिसोर्स ज्यादा है, जिस चीज पे वो ज्यादा एफिशिएंट है, उसको वही चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए और दूसरे प्रोडक्ट को खरीद लेना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? चलिए हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे थ्योरी पे। हमारा जो तीसरा थ्योरी है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज का। एक और खास बात कि कौन सा थ्योरी कब आया, किसने दिया,
ये ज़रूर से आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार ऐसे होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग का जो तीसरा थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहता है, हम लोग उसको इसी थ्योरी के बेस पे समझ लेंगे। ठीक है, इसके पहले बेसिक बेसिक बात करते हैं इसमें क्या है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज ये है, थ्योरी ये है कि जिसमें बात किया जाता है कि अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कंपैरिजन में हर मामले में पीछे है, तब वो किस चीज का प्रोडक्शन करे, है ना। बात समझ में आया कि अगर हम लोग किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और वो कंट्री कंपैरिजन के लायक ही नहीं है, फिर हम लोग उसमें किस चीज से कंपैरिजन करेंगे, उससे तो फिर कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये कि दूसरा कंट्री कुछ भी ना उगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो दूसरा कंट्री के साथ जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं और वो हर मामले में हमसे पीछे होता है, तो फिर उसको खुद के ही साथ कंपैरिजन करना चाहिए। उसको अपने खुद के ही प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन कर लेने चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़िया से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लाइक कि अगर हम लोग इस एग्जांपल में देखते हैं इंडिया चाइना, ये तो बात समझ में आ गया। अगर हम लोग इंडिया और नेपाल के बारे में देखते हैं, ठीक है, नेपाल भी हमारा क्या है, नेबर कंट्री है। तो अगर हम लोग नेपाल के हिसाब से देखें कि नेपाल को अगर 100 केजी राइस उगाना हो, है ना, तो इसको लगता है 60 लोग का जरूरत है 100 केजी राइस उगाने में। वहीं अगर 100 केजी इसको वीट उगाना हो तो इसके लिए भी उसको लगता है 50 लोग। तो यहां और यहां के कंपैरिजन जब हम लोग करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि दोनों में ही ये पीछे है, चावल के प्रोडक्शन में भी पीछे है, गेहूं के भी प्रोडक्शन में पीछे। तो क्या ये कुछ भी ना उगाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर इसको क्या उगाना चाहिए, इसको गेहूं उगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये खुद से कंपैरिजन करेगा कि ये जिन चीजों का प्रोडक्शन कर रहा है उन चीजों में से कौन सा प्रोडक्शन वो ज्यादा बेहतर कर पा रहा है। जिस चीज का प्रोडक्शन वो ज्यादा बेहतर कर पा रहा है उसको उसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए, है ना। तो ये इसी चीज का एक्सप्लेनेशन है हमारे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में। ओके, तो देखिए हम लोग इस पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। द चैलेंज टू द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एब्सोल्यूट यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज होना चाहिए, थ्योरी was that some countries may be better at producing both goods, therefore have an advantage in many areas। कोई कंट्री है जो हर एक चीज पे क्या है, एडवांस है ना, उसको सारी चीजों में एडवांटेज मिला हुआ है। इन कॉन्ट्रैक्ट अनदर कंट्री में नॉट हैव एनी यूजफुल एब्सोल्यूट एडवांटेज, और दूसरा जो कंट्री है कंपैरिजन में किसी भी चीज पे एडवांटेज नहीं रखती है। टू आंसर दिस चैलेंज, इस तरह का अगर जो चैलेंज आ जाता है तो उसके लिए डेविड रिकार्डो ने एक थ्योरी दे रखी है। डेविड रिकार्डो ने एक थ्योरी दे रखी है, कब, 1817 में, है ना। क्या दे रखी है कि रिकार्डो रीजन दैट इवन इफ कंट्री had the absolute advantage in the production of both products, specialization and trade could still occur between two countries। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। जो हम लोग पहले बात डिस्कशन कर रहे थे वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो कंट्रीज में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन, एक और दूसरा कंट्री जो है हर कंपैरिजन में क्या है, पीछे है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज लेंगे, किससे, खुद के ही दोनों प्रोडक्ट से। इसके एक्सप्लेनेशन पे हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसको आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आपको दे देते हैं टाइम, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसके एक्सप्लेनेशन को। बाकी आपको जो याद रखना है वो याद रखने वाला, ये आप पूरा एग्जाम्पल याद रख लीजिए, इंडिया चाइना वाला और इंडिया नेपाल वाला। इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को भी और थ्योरी ऑफ कॉस्ट एडवांटेज को भी। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा थ्योरी। हम लोग चलते हैं हम इसके आगे, और इसके आगे है हमारा आज का चौथा थ्योरी जो दिए हैं हेक्सर ऑहलिन ने, और इस थ्योरी का नाम है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को हेक्सर ऑहलिन थ्योरी भी कहते हैं, लेकिन ये जो हेक्सर ऑहलिन है इसके कौन है, ऑथर है, मतलब यही इन्होंने ही ये थ्योरी डेवलप करा था। ठीक है, इस थ्योरी में किस बारे में बात होती है, तो इस थ्योरी में बात की जाती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस कंट्री का कौन सा वाला ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हर कंट्री का अलग होता है ना। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिज्म में ज्यादा बढ़िया है,
जो मतलब डेवलप्ड कंट्री है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा क्या करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कैपिटल वाले गुड्स वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया से प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो ये थ्योरी ये कहता है कि जो कंट्री जिस चीज़ में ज़्यादा एडवांटेज रखता है उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, उसको उसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए। जो लेबर मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो गरीब नेशंस हैं, है ना, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उसके पास क्या है, लेबर कॉस्ट उनके पास बहुत कम है, तो उनको किस तरह का प्रोडक्शन करना चाहिए, उनको लेबर वाले प्रोडक्शन करना चाहिए, ना कि कैपिटल वाले प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये थ्योरी ये कह रहा है कि जो कंट्री का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिस चीज में ज्यादा है उसको उसी तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए और दूसरा प्रोडक्ट जो है खरीद लेना चाहिए। ठीक है, ओके, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। The theory of Smith and Ricardo doesn't help country determine which product would given a country advantage। देखिए ये इसके पिछले दो थ्योरीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में, कि वो तो बता दिए कि जो है जिसके पास ज्यादा एफिशिएंसी है उसको वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए कि लेबर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो उसी का एक्सप्लेनेशन कौन करता है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी करता है, और ये हमें बतलाता है कि किसी कंट्री को कौन से वाले प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, बोथ थ्योरीज अज्यूम दैट फ्री एंड ओपन मार्केट वुड लीड कंट्रीज एंड प्रोड्यूसर टू डिटरमाइन विच गुड्स they could produce more efficiently, है ना। In the early 90s, two Swedish economists एली हैक्सन एंड बर्टिनॉन, ये इन्हीं दोनों ने इस थ्योरी को क्या किया था, प्रपोन किया था, है ना। इन्होंने क्या फोकस किया, फोकस देयर अटेंशन ऑन हाउ अ कंट्री कुड गेन कंपैरेटिव एडवांटेज बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट यूटिलाइज फैक्टर दैट वर इन अबंडेंस इन द कंट्री। जिस कंट्री के पास जो फैक्टर अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल हो उसको उसी तरह के गुड्स को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए, और दूसरे गुड्स को क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जिस गुड को वो लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे उसका क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगा, और फिर उसको एक्सपोर्ट करके वो क्या कर सकते हैं, अपने रिजर्व को बढ़ा सकते हैं, है ना। और जिन चीजों को वो नहीं कर सकते हैं वो क्या करे, वो दूसरे कंट्री से खरीद के ले आए। तो ये थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहां तक बात समझ में आया। और इसी कॉन्सेप्ट का जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट है हमारा लियोंटिफ पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स का मतलब ही होता है विरोध, विरोध, विरोधाभासी। ठीक है, तो लियोंटिफ जो है इस थ्योरी के प्रपोंडर है, और पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। ठीक है, इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके पहले वाले थ्योरी में जो हम लोग बात कर रहे थे कि फैक्टर प्रोपोर्शन वाले में, कि जिस कंट्री के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिस चीज का ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा इंटेंसिव है ना, ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में, उसको उसी तरह का प्रोडक्ट क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन लियोंटिफ पैराडॉक्स जो है वो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं कि जो पिछला थ्योरी है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ये थ्योरी जो है वो आया था 1950s में। ठीक है, इसको देने वाले, इस थ्योरी को देने वाले कौन थे, लियोंटिफ, ये विजली डब्ल्यू लियोंटिफ, इनका पूरा नाम है विजल डब्ल्यू लियोंटिफ। इन्होंने ये लियोंटिफ पैराडॉक्स का थ्योरी दिया था, और इन्होंने इस थ्योरी में एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि कैसे पिछला वाला थ्योरी जो है वो गलत है। तो वो एग्जाम्पल क्या था, द यूएस इकोनॉमी क्लोज एंड नोटेड दैट द यूनाइटेड स्टेट वाज अबंडेंट इन कैपिटल and therefore should export more capital intensive goods। यूएस, यूनाइटेड स्टेट जो कंट्री है वो कैसा कंट्री है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, तो उसको किस तरह का प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए, कैपिटल वाले प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए, है ना। पर however his research using actual data showing the opposite, और उसका जो रिसर्च डाटा है वो क्या बात कहता है, वो तो जस्ट अपोजिट बात कह रहा है। क्या बात कह रहा है कि the United States was importing more capital intensive गुड को एक्सपोर्ट करने की जगह वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी द यूनाइटेड स्टेट्स शुड हैव बीन इंपोर्टिंग लेबर इंटेंसिव गुड। पिछला जो थ्योरी था हमारा वो क्या कह रहा था कि जो कंट्री जिस
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में रख रहा है, उसको उसी तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए और उसी तरह के गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए और दूसरे तरह के गुड्स को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। लेकिन एक रिसर्च स्टडी और डेटा एनालिसिस के बाद क्या पता चलता है कि यूएस जो है वो क्या है, कैपिटल वाला कंट्री है, बढ़िया है ना, बहुत इन्वेस्टर्स है वहां पर, बहुत अमीर लोग रहते हैं। पर उस कंट्री में क्या होना चाहिए, उस कंट्री में होना ये चाहिए था पिछले थ्योरी के हिसाब से कि उन्हें कैपिटल वाले प्रोडक्शंस ज्यादा बनाने चाहिए थे और एक्सपोर्ट करने चाहिए थे, बल्कि वो उल्टा कर रहा है क्या कि कैपिटल वाले प्रोडक्ट्स को वो इंपोर्ट कर रहा है अपने यहाँ पे, और लेबर वाले प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, द यूनाइटेड स्टेट्स शुड हैव बीन इंपोर्टिंग लेबर इंटेंसिव गुड बट इंस्टेड इट वाज एक्चुअली एक्सपोर्टिंग दैम, कि वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट नहीं करके बल्कि वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये वाला बात कैसा वाला बात हो गया, ये विरोधाभास वाला बात हो गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का 5 क्लासिकल थ्योरी, है ना। क्लासिकल थ्योरी में ये दोनों थ्योरीज नहीं भी आते, लियोनक्लिफ वाला और ये फैक्टर थ्योरी। ये कई बार ऐसा होता है कि इन थ्योरीज को मॉडर्न थ्योरीज में भी शामिल कर लिया जाता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप। बाकी सबका एक्सप्लेनेशन तो दिया ही हुआ है ना। तो आई होप कि यहाँ तक के 5 थ्योरीज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको याद हो गए होंगे, और उम्मीद है कि आप इसके एप्लीकेशंस को अपने क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर पाए, है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा और ऐसे क्लासेस लेकर के आने के लिए। अगर कोई तरह का क्लास में कमी भी लगा हो तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने आने वाले क्लासेस में उसको दूर कर सकें और आपके लिए आपका जो क्लास आ रहा है वो और बेहतर लेकर के आ सके, है ना। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।